दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जैसा कि आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसका मैंने फुल आंसर किया, पेपर सोल्यूशन को लाया है इस वीडियो में और आपके सभी 60 प्रश्नों का जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर अपना मिलाते जाइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो मेरे कहने से कोई नहीं करता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, फिलहाल मैं प्रश्नों का मिलाने का सिलसिला शुरू करता हूँ और मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज़ ए है। ठीक है, मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज़ कौन सा है? ए है, और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पवन एक स्रोत है, तो दोस्तों ये कैसा है? इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पवन एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पवन चक्की चलने के लिए हवा की न्यूनतम गति होनी चाहिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 15 किलोमीटर तक होता है, लेकिन 10 किलोमीटर यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है इसमें। और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, पवन अपनी गति के कारण धारण कर लेता है, तो इसका उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन बी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट पूछा गया था, बायोगैस का प्रमुख घटक है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, तो जैसा कि सबको पता है मीथेन क्या है, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसका? बायोगैस का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज पूछा गया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 65%, यानी 65%। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, बायोगैस संयंत्र, नेक्स्ट बोले तो छठा नंबर, बायोगैस संयंत्र में 1 किलोग्राम गीले गोबर से गैस का उत्पादन होता है, तो छठा नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 0.85 मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था 7 नंबर प्रश्न में, सोलर कुकर में इंसुलेटिंग धातु होती है, तो ये किधर होती है? तो दोस्तों ये इनसाइड होती है। ठीक है, ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर की ओर होती है। ठीक है, अंदर से काली होती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ओके, और नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के मूल में उत्पन्न ऊर्जा किसके कारण होती है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, यानी इसका दोस्तों जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है ना। हाँ, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने सही बताया, ये संलयन अभिक्रिया होता है। कैसा होता है दोस्तों? फ्यूजन रिएक्शन होता है। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 6 यानी V1, जिसको रोमन में 6 कहते हैं, तो 6He सूर्य के विकिरण किसके द्वारा शासित होती है? तो इसका आपका राइट, किसके द्वारा शासित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी फूरियर चालन का नियम द्वारा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, पृथ्वी द्वारा इंटरसेप्ट की गई सूर्य की शक्ति लगभग कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻11 मेगावाट। ठीक है, 10⁻11, तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 नंबर क्वेश्चन का, 1.6 × 10⁻11 मेगावाट। और नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, जल विद्युत कहाँ संग्रहित की जाती है? तो दोस्तों जल विद्युत जो होती है ना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जल ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 11 नंबर का। नेक्स्ट पूछा गया था 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार का सिलिकॉन सौर सेल 0.5 वोल्ट का वोल्टेज और 1 वाट का विद्युत उत्पादन 10 सेंटीमीटर सौर विकिरण तीव्रता पर करता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों था मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन और कोशिकाओं की दक्षता किसके बीच होती है? तो ये जो आपका जो 13 नंबर वाला प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 to 18%। कितना? 15 से दोस्तों 18%। कितना? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, जेनिथ कोण का 0 से भिन्न होता है, जेनिथ कोण का मान 0 से भिन्न होता है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 90 डिग्री। कितना होगा? ऑप्शन ए, यानी 90 डिग्री।
और नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर में पूछा गया था सूर्यास्त के समय सौर ऊंचाई कोण क्या होता है, तो ये होता है आपका 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में निशान नहीं होते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आर्गन का निशान नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट 17 नंबर में पूछा गया था यदि हवा की गति 20% की अधिक हो, अगर हवा की गति में 20% की वृद्धि होती है तो पवन चक्की में बिजली उत्पादन में कितना वृद्धि होगा। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1.2 टाइम्स, यानी 1.2 गुना वृद्धि होगा। ठीक है, इसका बिजली उत्पादन का। नेक्स्ट है 1919 में एल्बर्ट बेट्स ने माना कि डिस्क जैसे रोटर के साथ एक पवन टरबाइन हवा के द्रव्यमान में निहित ऊर्जा का प्रतिशत से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता जो रोटर से होकर गुजरेगा। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 59.3%, यानी 59.3%। नेक्स्ट है किस पदार्थ की सौर सेल दक्षता सबसे अधिक होती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, जिसको मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन भी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सूर्य का दो प्रमुख घटक 21 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो ऑप्शन ए, यानी हीलियम और हाइड्रोजन होता है। और नेक्स्ट 22 नंबर है प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा होता है ना, इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो सभी के लिए करते हैं, जैसे जल तापन, आसवन और सुखाने, इन सभी के लिए करते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक प्रकार नहीं है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, परमाणु ये नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है ये। ठीक है। और नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत में टरबाइन की क्या भूमिका होती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या है, जल प्रवाह को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही इसका काम होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा प्रणाली में प्राथमिक घटक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ज्वारीय लैगून। ठीक है, क्या होगा, ज्वारीय लैगून, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का बायोमास पादप सामग्री से प्राप्त होता है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट से पूछा गया है, तो शैवाल तो होगा नहीं, पशु अपशिष्ट भी नहीं होगा। ठीक है। और नगर पालिका का ठोस ये भी नहीं होगा, तो होगा कि आपका लकड़ी होगा। ठीक है, इसलिए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लकड़ी। ठीक है भाई, पेड़ पौधे से क्या मिलता है, लकड़ी ही तो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर में दोस्तों पूछा गया था नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की मापन किसमें करते हैं। तो इसको वाट में करते हैं या किलोवाट्स में करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सौर और पवन जैसे आंतरायिक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्राथमिक नुकसान क्या है। यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक नुकसान पूछा गया है, तो इसका प्राथमिक नुकसान क्या होता है, कम दक्षता प्राथमिक नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसका बोले तो 28 नंबर का। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना है। ठीक है, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने से जुड़ी प्राथमिक ग्रीन हाउस कौन सी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था एक विशिष्ट सौर पैनल की जीवन काल कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 25 से 30 वर्ष। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 से 30 वर्ष होता तो वो भी सही होता, और 25 से 30 वर्ष है तो वो भी सही है, क्योंकि ये क्या है, आसपास का ये ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा 31 नंबर का ऑप्शन सी। और दोस्तों मैंने आधे प्रश्नों को करवा दिया और आधे प्रश्न करवाने बचे हैं, तो मैं सभी प्रश्नों को करवा दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप आने वाले सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो डिग्री वगैरह से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 32 नंबर में, इमारतों और पानी को गर्म करने के लिए अक्सर किस नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी सौर ऊर्जा का। किसका? सौर ऊर्जा का। और नेक्स्ट है दोस्तों, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में बैटरी का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों? भैया बैटरी का प्राथमिक काम होता है अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक रूप है? तो ये जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी बड़े पैमाने पर जल विद्युत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, फोटो वोल्टिक प्रणाली में सौर इन्वर्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी डीसी को एसी में बदलना। क्या है? कन्वर्ट डीसी टू एसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत विलवणीकरण संयंत्रों के साथ सबसे अधिक जुड़ा होता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी बायोमास एनर्जी। ठीक है, यानी बायोमास ऊर्जा कहते हैं जिसे हिंदी में। नेक्स्ट था दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। 37 नंबर में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था, महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी OTEC का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? इसका प्राथमिक लाभ यही कि लगातार बिजली का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक पवन टरबाइन की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आर्द्रता से वाइन टरबाइन को कोई फर्क वरक नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बड़े पैमाने पर जल विद्युत बांधों से जुड़ी मुख्य पर्यावरणीय चिंता क्या है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी हैबिटेट, ये वाला हैबिटेट डिसरप्शन। ठीक है, यानी पर्यावास व्यवधान। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में, बायोमास ऊर्जा उत्पादन में बायोडाइजेस्टर का क्या भूमिका है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक कचरे को मीथेन में परिवर्तित करना इसका काम होता है बायोडाइजेस्टर का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्तों, संकेंद्रित सौर ऊर्जा यानी CSP प्रणालियों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका प्राथमिक लाभ होता है दोस्तों ऊर्जा भंडारण क्षमता यानी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटीज़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से 42 में, सुदूर स्थित किसी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में विकेंद्रीकृत ऑफ ग्रिड बिजली उत्पादन की क्षमता क्या है? तो सौर PV इसकी क्षमता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, रिमोट लोकेशन में ऑफ ग्रिड बिजली उत्पादन करने के लिए अक्सर किस नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं? इसमें भी सौर PV का उपयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी लास्ट वाला। नेक्स्ट है, टिकाऊ भवन डिजाइन के संदर्भ में हरी छतों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी सौर विकिरण में कमी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट है, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत अवायवीय पाचन शब्द से जुड़ा है? तो अवायवीय पाचन से जुड़ा है आपका कौन सा? बायोमास एनर्जी यानी बायोमास ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट था दोस्तों, जल विद्युत प्रणालियों में पेल्टन व्हील का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जल प्रवाह को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल में पानी गर्म करने के लिए आमतौर पर किस नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? अब स्विमिंग पूल का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो जो भी स्विमिंग पूल में नहाया वहाया होगा उनको तो पता ही होगा, और अगर उनको भी नहीं पता है तो समझिए कि उनका नहाने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय यानी जियोथर्मल। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका? जियोथर्मल। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, सौर जल तापन का प्राथमिक घटक है। तो सौर जल तापन का प्राथमिक घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी सौर संग्राहक। ठीक है, क्या? सोलर कलेक्टर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्यावरणीय ऊर्जा स्रोत महासागर ऊर्जा शब्द से संबंधित है?
तो दोस्तों महासागर ऊर्जा शब्द से कौन संबंधित है? तो ये 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी ज्वारीय यानी टाइडल। और नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, मौजूदा पावर ग्रिडों में नवीनीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने की प्राथमिक चुनौती क्या है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ऊर्जा भंडारण। ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। और नेक्स्ट है दोस्तों 51 नंबर, परिवहन के लिए जैव ईंधन का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान है? तो नुकसान यही है कि मौजूदा इंजन के साथ संगतता संबंधी समस्याएं, ठीक है, क्योंकि सभी व्हीकल्स में हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स हैं सिर्फ उन्हीं में यूज होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 51 नंबर का। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जल विद्युत प्रणालियों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका दोस्तों प्राथमिक लाभ क्या होता है 52 नंबर का? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन यानी उच्च स्थापन लागत। सो दोस्तों यहाँ पे लाभ पूछा गया है, तो सूक्ष्म जल विद्युत प्रणालियों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सीमित पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, लिमिटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका सही उत्तर होगा 52 नंबर का। और नेक्स्ट था, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत पवन फार्म शब्द से जुड़ा है? तो 53 नंबर क्वेश्चन जो था बहुत ईजी था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी पवन ऊर्जा यानी वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट था, संकेंद्रित सौर ऊर्जा यानी CSP प्रणालियों में सौर सांद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी सूर्य की रोशनी को अधिकतम ग्रहण करना, ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट है, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत गीजर शब्द से संबंधित है? तो ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये 55 नंबर क्वेश्चन का मैंने 55 नंबर तक बता दिया। और मैंने आपको एक स्विमिंग पूल वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, हाँ ये वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने आपको डी बता दिया था बट ये गलत है, मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये स्विमिंग पूल वाला का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और 55 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया है। 56 नंबर में पूछा गया था, ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन टर्बाइनों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका लाभ यही है कि कम हवा की गति में भी उच्च दक्षता ये रखता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 57 नंबर में पूछा गया था, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नेट एनर्जी मीटरिंग शब्द से जुड़ा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 57 नंबर का ए यानी सौर ऊर्जा, ठीक है, क्या, सोलर एनर्जी। और नेक्स्ट है 58 नंबर, सौर विलवणीकरण संयंत्र का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक भूतापीय विद्युत संयंत्र की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी हवा की गति यानी वाइंड स्पीड। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है और 60वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें पूछा गया था, जैव ईंधन उत्पादन के लिए शैवाल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ यही है कि लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है, ताकि क्या होता है, हम लोग इसीलिए तो करते हैं शैवाल का प्रयोग ताकि कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपना मिला लिया होगा। और आप लोग कमेंट करके स्कोर बता दीजिएगा आप लोगों ने कितना किया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।